तो आज की क्लास में जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था उसकी रिव्यू क्लास है ये। और इसमें जो भरत और पूजा अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो उन्होंने काम किया है वो एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं भरत से। भरत, शेयर योर स्क्रीन। यस सर। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, विजिबल है। ओके सर। सर तो ये प्रोजेक्ट का मेरा पहला यूज़ केसेस है कि क्या क्या यूज़ केसेस हैं। सो पहले पहला केस। पहले भरत, पहले ना अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दो, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी देख रहा है या सुन रहा है तो उसको पता रहे कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यस सर। फिर वो यूज़ के समझ पाएंगे। ओके सर। सर तो ये है मेरा पहला ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। ये कॉलेज एप्लीकेशन रहेगा मेरे यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसमें अभी फ़िलहाल के दो ऐप्स रहेंगे। एक रहेगा एक यूज़र्स के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के लिए। और एक रहेगा एडमिन वाला जो रहेगा टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन्स के लिए। सो पहला तो स्टूडेंट ऐप के बारे में बताते हैं। तो पहले स्टूडेंट ऐप में रहेगा, जैसे कि पहले तो लॉगिन करेंगे एक ईमेल और पासवर्ड देके, जो कि जैसे कि हमारे कॉलेज में होता है कि यूनिवर्सिटी से एक ईमेल आता है और एक पासवर्ड आता है जो कि ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ईमेल रहता है। तो उसके थ्रू हम लोग लॉगिन करेंगे ईमेल और अपना पासवर्ड देके। लॉगिन करने के बाद लॉगिन पेज पे हम लोग आ जाएंगे। मेन हम लोग का पहला पेज पे जब आएंगे तो वो ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा टाइप का, जिसमें नोटिसेस रहेगी। ये रहेगा हमारा होम पेज। जैसे कि जैसे टाइप में दिखता है, जैसे एग्जांपल फेसबुक में या तो इंस्टाग्राम में जो दिखता है हम लोग फोटोज एंड ऑल शेयर करते हैं। बट इसमें वैसा नहीं, सिर्फ जैसे कि कॉलेज के नोटिसेस होते हैं, जैसे कॉलेज का कोई नोटिस जारी होता है, कोई इंफॉर्मेशन जो पास करना होता है। तो अब हर कोई जाके नोटिस बोर्ड खोज के, सबको पता नहीं चलता है कि कब नोटिस जारी हुआ है, कि कब इंफॉर्मेशन पास हुआ है। तो सबको पता चलने के लिए टीचर्स या तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करेंगे कि वो नोटिस का फोटो लेके अपलोड कर देंगे यहाँ पे, जो कि स्टूडेंट्स को हर नोटिस पता चलते रहेगा। तो उसमें दो ऑप्शन, या तो वो अपने नोटिस को शेयर कर भी सकते हैं और या तो नोटिस चेक कर सकते हैं। उसके बाद उनका एक नेविगेशन साइड बार रहेगा जो कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा, जिसमें रहेगा स्टूडेंट का प्रोफाइल पिक्चर, फिर नेम रहेगा, आईडी रहेगा, सेम एंड ऑल वो सब डिटेल्स रहेंगी। फिर कुछ सेटिंग्स भी यहाँ पे रहेंगी, जैसे कि सर ये एक्सटी में प्रोटोटाइप शो कर सकते हैं? हेलो हम्म, सर। हम्म, हम्म, हम्म। तो पहला लॉगिन पेज कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ से लॉगिन करेंगे और उसके बाद पहले इस पे आएंगे, यह रहेगा होम पेज। जो होम पेज के बारे में बात कर रहे थे, इसमें ऐसे जो जिस टीचर ने, या तो कोई डिपार्टमेंट के टीचर ने, या तो कोई एचओडी ने अपलोड किया है, तो यहाँ एक लाइक बटन और एक शेयर बटन रहेगा। ये किसी भी स्टूडेंट को अगर शेयर करना है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो कर सकते हैं। और ऐसा व्यू रहेगा, ये रहेगा हमारा होम पेज। फिर आएगा, फिर जो साइड बार रहा था वो ऐसा रहेगा। पहले रहेगा, यहाँ पे रहेगा नाम और उनका नाम, और ये प्रोफाइल पिक्चर, और ये रहेगा यूनिवर्सिटी आईडी। और यूनिवर्सिटी आईडी के बाद हम यहाँ रहेगा जो कौन से डिपार्टमेंट में है, बीटेक या तो मैकेनिकल, सीएससी एंड और कुछ भी, और कौन सा सेम चल रहा है उनका। फिर ये रहेगा चेंज थीम ऐप। ये ऐप का थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू कलर है अभी, अगर किसी को पसंद आया रेड कलर या ब्लैक कलर, कुछ ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे जो कि वो शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ रहेगा शेयर ऐप। ऐप को अगर शेयर करना है तो ये ऑप्शन रहेगा। और ये लॉग आउट का ऑप्शन, कि अगर लॉग इन किया तो लॉग आउट भी कर सकते हैं, कि कोई और यूजर भी लॉग इन कर सकता है एक फोन में करके। तो ये रहेगा पहला चीज। फिर रहेगा,
तो ये हो गया पहला स्टूडेंट का ऐप। फिर रहेगा सेकंड लेआउट रहेगा, यहाँ पे रहेगा या हमारे सारे वर्क्स रहेंगे। जैसे कि अगर टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। इस टैब को अगर खोलेंगे असाइनमेंट टैब को, तो आपके जो जो सब्जेक्ट्स है इस सेम में, जैसे कि हो डीबीएमएस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, या कुछ है, 3-4 सब्जेक्ट्स है, तो उन सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर टीचर ने अपलोड किया है तो उनका कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर या तो पीडीएफ फाइल या तो एक्सेल वर्ड जो भी फाइल में अपलोड कर रहा है टीचर, वो आपको मिल जाएगा। उधर से आप असाइनमेंट डाउनलोड करके कंप्लीट कर सकते हैं और टीचर को सबमिट कर सकते हैं। तो वैसा रहेगा। यहाँ रहेगा अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट मतलब उसमें आपको अपना अटेंडेंस दिख जाएगा कि कौन सा अटेंडेंस, सिर्फ आप अटेंडेंस देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज करने का परमिशन सिर्फ एडमिन को रहेगा। जैसे टीचर्स को रहेगा, टीचर्स आपको अटेंडेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, मतलब प्रेजेंट या एब्सेंट दे सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हैं कि आप कितने दिन क्लास में कितने अटेंडेंस दे करते हैं। ये रहेगा आपका सिलेबस जो आप सेम में है उस सेम का, जैसे कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड सिलेबस। ये सिलेबस टीचर्स द्वारा, पहले एडमिन द्वारा या डेटाबेस जो मैनेज करेगा उसके द्वारा अपलोड किया रहेगा, और वो सबके लिए सेम रहेगा जो सेम सेम के रहेंगे। जैसे कि अभी मैं 6 सेम में हो तो 6 सेम के हर स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस सेम रहेगा। फिर रहेगा टाइम टेबल। जैसे ये टाइम टेबल होगा कि आपका रूटीन, जो कि आप क्लास कब से कब तक है, जैसे 10 से 10:30, 10:30 से स्टार्ट है, 12 से 1, ऐसे करके जो टाइम टेबल रहेगा रहेगा। और इसका क्या फायदा होगा, ये टाइम टेबल के अंदर एक आपको टाइम टेबल तो मिलेगा ही, आपको चेक करने के लिए कभी भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा है कि इस टाइम टेबल के द्वारा कॉलेज ऐप आपको नोटिफाई करेगा। जैसे कि अभी 10:30 को क्लास है, तो 10:30 को क्लास है और उसको नोटिफाई करेगा 10:20 को, कि हाँ आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू हैव अ क्लास ऑन दिस, और सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा कि जैसे कि अभी डीबीएमएस का क्लास है 10:30 से, तो अटेंड करना। कि जैसे स्टूडेंट्स भूल ना जाए कि कौन सा क्लास हो रहा है, कब हो रहा है करके, उनको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़े। ये है, एक है कॉलम टीचर्स अवेलेबिलिटी। टीचर्स अवेलेबिलिटी एक चीज़ है, जैसे कि हमें बहुत सारे टीचर्स, अभी जैसे कि खाली टाइम पे बहुत टीचर से बात करनी होती कि कोई प्रोजेक्ट के द्वारा, या तो कोई काम है, या तो कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग है जो कि करना होता है। तो उसके द्वारा अगर प्रोजेक्ट को सीखना है तो टीचर्स पहले पता चलना चाहिए। हम हमारा जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी बड़े होते हैं, अभी जाके खोजना या तो हर टीचर को कॉल करना एट द टाइम ऑफ क्लासेस, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो टीचर्स अवेलेबिलिटी में टीचर्स क्या करेंगे, टीचर्स को एक स्विच दिया जाएगा सेम इस जगह पे। बस ये यहाँ जो रहेगा यूजर का, टीचर्स का अलग से एक यहाँ पे स्विच रहेगा। वो स्विच बोलेगा कि एक अगर उस स्विच को ऑन कर देंगे तो टीचर्स अवेलेबल है करके, तो यहाँ पे टीचर अवेलेबिलिटी, यहाँ हर टीचर का लिस्ट रहेगा, और लिस्ट के सामने वो ग्रीन या रेड दिखाया रहेगा। और अगर ग्रीन है तो मतलब टीचर अवेलेबल है, और रेड है मतलब टीचर अनअवेलेबल है, या तो टीचर कोई क्लास में है या मीटिंग में है, कुछ भी हो सकता है। वो टीचर के ऊपर डिपेंड है कि टीचर कब अपना अवेलेबिलिटी ऑन करे और ऑफ करे। तो तो स्टूडेंट्स यहाँ से समझ जाएंगे कि हाँ ये टीचर अभी अवेलेबल है, तो हम इसको इनको जाके मीट कर सकते हैं। ये रहेगा, ये स्टूडेंट है। और एक रहेगा थर्ड पार्ट है मैप। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी मेरा थोड़ा बड़ा है, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटी और भी बड़े रहते हैं। तो इस जैसे स्टूडेंट्स को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हाँ, पहले जो न्यू कमर्स रहते हैं कि कौन सा कहाँ पे हो रहा है, या ये बिल्डिंग कहाँ पे आ रहा है, ये बिल्डिंग कहाँ पे आ रहा है, इस बिल्डिंग के रूम, अब जैसे कि कोई बोल देगा मेरे को 602 रूम जाने, तो जैसे कि कुछ साल होने के बाद भी मुझे नहीं पता कि 602 रूम कहाँ है, तो अगर मैप में जाऊंगा, उधर सर्च कर लूंगा 602, तो वो एरिया दिखा देगा। पहले तो बिल्डिंग बता देगा कि कौन सा बिल्डिंग है, जैसे 3 बिल्डिंग है, नंबर 3 बिल्डिंग, और नंबर 3 बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर में है, तो इजी हो जाएगा कि मैं डायरेक्ट नंबर 3 बिल्डिंग थर्ड फ्लोर चल जाऊँ और उधर चेक कर लो कौन सा है। तो ये हो जाएगा एक मैप का आइडिया। तो ये पूरा, ये है पूरा चीज है। और अगर बस और जो एडमिन एप्लीकेशन है उसमें कुछ ही चेंजेस रहेंगे, जैसे कि अवेलेबिलिटी स्विच, और यहाँ पे नोटिस का, जैसे कि टीचर्स स्टूडेंट्स के पास नोटिस का कोई अलग ऑप्शन नहीं रहेगा, तो स्टूडेंट के टीचर के पास ऑप्शन रहेगा नोटिस देने का, ऐड करने का। ये ऐड बटन से नोटिस ऐड कर सकते हैं। ऐड करके मतलब वो चल जाएंगे अपनी गैलरी में जाके, वो अगर मैंने नोटिस का फोटो खींचा होगा तो नोटिस का पिक लेके उसको अपलोड कर सकते हैं, तो सब नोटिस पढ़ सकें। या तो नोटिस का पीडीएफ फाइल से, या तो क्लियर फोटो अपलोड करके उसमें शेयर कर सकते हैं।
उसके बाद इनका वर्क्स अलग रहेगा। इनका वर्क्स में रहेगा पहले एक असाइनमेंट देना। असाइनमेंट जब वो देंगे उनका खुलेगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें कि हर डिपार्टमेंट का उनके पास हर डिपार्टमेंट का उनके पास आईडी नेम रहेगा, जैसे कि सीएससी थर्ड ईयर, सीएससी सेकंड ईयर, सीएससी फर्स्ट ईयर। तो अगर उनको डिपार्टमेंट को देना है सीएससी सेकंड ईयर को कोई असाइनमेंट देना है, तो सीएससी सेकंड ईयर के ऊपर वो लोग वो सेलेक्ट करेंगे। उसके पास उनके ऑप्शन आ जाएगा कोई फाइल ऐड करने का, जैसे पीडीएफ फाइल हो, या तो कोई असाइनमेंट के लिए एक्सेल फाइल हो, या तो वर्ड फाइल हो, तो वो अपना फाइल ऐड करके शेयर कर सकते हैं। तो उन वो जब अपलोड करेंगे तो वहां पे आ जाएगा, जैसे कि असाइनमेंट पे आ जाएगा कि क्या है असाइनमेंट करके। और उसके बाद अटेंडेंस। अटेंडेंस खोलेंगे तो सेम ऑप्शन रहेगा कि किस क्लास का अटेंडेंस लेना है। और जब वो अटेंडेंस लेंगे वहां पे आ जाएगा कि कौन कौन से क्लासेस का अटेंडेंस लेना है, और वहां सेलेक्ट कर देंगे तो अटेंडेंस शीट खुल जाएगा, जिसके द्वारा वो अटेंडेंस दे सकते हैं किसी पूरे क्लास को स्टूडेंट के हिसाब से। फिर उनका भी एक टाइम टेबल रहता है, जैसे टीचर्स का स्टूडेंट का टाइम टेबल रहता है, टीचर्स का भी टाइम टेबल रहता है कौन सा क्लास कब जाना है। तो उनको भी 10 मिनट्स पहले स्टूडेंट की तरह ही सेम आ जाएगा नोटिफिकेशन कि कब जाना है कब नहीं जाना है। तो ये सब था ये था ओवरव्यू मेरे कॉलेज एप्लीकेशन का। तो उसमें पहला यूज केसेस, तो सबसे पहला यूज केसेस लॉग इन यूजिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले कोई भी यूजर क्या करेगा, लॉग इन करेगा ईमेल आईडी पासवर्ड देके। फिर खुलने के बाद आप अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर, ये रहेगा सेकेंड यूज केस। स्टूडेंट के लिए यूज केस रहेगा शेयर नोटिस, क्योंकि स्टूडेंट शेयर नोटिस कर सकता है। स्टूडेंट डाउनलोड कर सकता है असाइनमेंट्स, तो उसके लिए एक असाइनमेंट्स उसका यूज केस रहेगा। अटेंडेंस स्टूडेंट व्यू कर सकता है, वो एक यूज केस रहेगा। सिलेबस चेक कर सकता है स्टूडेंट, वो एक यूज केस रहेगा। टाइम टेबल चेक कर सकता है स्टूडेंट, वो एक यूज केस रहेगा। टीचर अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है स्टूडेंट, तो वो एक यूज केस रहेगा। एडमिन या टीचर जो भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं नोटिस, इसलिए वो एक यूज केस रहेगा। अवेलेबिलिटी टीचर है अपलोड अपडेट कर सकता है, इसलिए वो एक यूज केस रहेगा। असाइनमेंट अपलोड कर सकता है, तो वो एक यूज केस रहेगा। टीचर अटेंडेंस ले सकता है, टेक अटेंडेंस इज अ यूज केस। फिर टीचर का भी चेक टाइम टेबल होता है, जो कि टीचर्स टाइम टेबल वो डिफरेंट रहता है, तो वो भी टीचर्स के लिए एक यूज केस रहेगा। अब ये सब यूज केस डिटेल में। लॉगिन के लिए लॉगिन पासवर्ड और आईडी देंगे तो डायरेक्टेड यूजर डायरेक्ट हो जाएगा मेन मेनू जो होम स्क्रीन है, जो कि नोटिसेस है वो वाला। अपडेट प्रोफाइल पिक्चर, अपडेट प्रोफाइल पिक्चर में आप अगर वहाँ पहले जब अगर सबसे पहला लॉगिन था ये, तो वहाँ पे खाली रहेगा, कोई प्रोफाइल पिक्चर रहेगा नहीं। तो यूजर क्या कर सकता है, उधर से जाके अपनी गैलरी में कोई भी फोटो अपलोड कर सकता है प्रोफाइल पिक्चर के द्वारा। फिर उसके बाद यूजर जाएगा गैलरी में और सेलेक्ट करेगा और अपडेट करेगा वो पिक्चर। यूज केस 3 शेयर और लाइक नोटिस। तो जैसे कि आपने देखा कि नोटिस को लाइक किया जा सकता है और शेयर किया जा सकता है। तो लाइक कर सकते हैं, और शेयर करने के टाइम अगर शेयर करेंगे तो एक लिंक जनरेट होगा, जिससे कि आप व्हाट्सएप में या फेसबुक में किसी भी सोशल मीडिया चैनल से आप दूसरे को शेयर कर सकते हैं कि वो नोटिस आ चुका है। फिर स्टूडेंट रहेगा व्यू अटेंडेंस, अटेंडेंस देख सकेगा स्टूडेंट, तो अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड देख पाएगा। स्टूडेंट के पास डाउनलोड असाइनमेंट रहेगा, जैसे कि बोला गया था कि डाउनलोड कर सकता है टीचर्स का दिया हुआ असाइनमेंट्स। फिर स्टूडेंट चेक करेगा सिलेबस की कौन सा सिलेबस चलेगा, सिलेबस चल रहा है क्या है, चेक कर सकता है करंट सेमेस्टर का सिलेबस। फिर चेक टाइम टेबल में टाइम टेबल चेक किया जाता है, और जैसे कि कहा कि अलर्ट नोटिफिकेशन 10 मिनट्स पहले आ जाएगा, जैसे टीबीएमएस का क्लास है 10:30 AM को, तो स्टूडेंट भी 10:20 AM को नोटिफाई हो जाएगा कि अभी आपका क्लास है करके। फिर आके रहे चेक टीचर अवेलेबिलिटी, तो टीचर है कि नहीं वही चेक कर सकता है स्टूडेंट। फिर एडमिन के पास एक प्लस बटन रहेगा, जिससे क्या वो भरत, आई अपलोड हैव अ कर। क्वेश्चन। जैसा आया जैसा मेरे पास क्वेश्चन है कि जो हम्म, आपने जैसे लॉगिन का बनाया है, जो हाँ लॉगिन के केस में क्या है कि यूज केस ये भी होंगे ना कि उसने गलत यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल दिया, तो उस वो केस नहीं आपने हैंडल किया, यहाँ पे बताया नहीं है कि क्या होगा उस केस में। ये हैप्पी केस कर दिया कि उसने एंटर किया और वो आगे चला गया। इन केस उसने गलत आईडी डाल दी और यूज़र नेम गलत डाल दिया और पासवर्ड गलत डाल दिया, तो कैसे वो होगा, वो हैंडल नहीं किया है आपने। और अपडेट यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, तो यहाँ हम्म, पे जो इसको पढ़ो, यूज़र क्लिक द प्रोफाइल आइकन एंड गेट गोज टू द गैलरी। गैल
तो ये चला गया गैलरीज पे, पर आप अपनी स्क्रीन दिखाओ मेरे को, उसमें ये कैसे पता चल रहा है कि कब एपीआई कॉल जा रही है और कब कहाँ से जा रही है, कि बस वहाँ से आज सीधी एपीआई कॉल चली जाएगी, वो कैसे वर्क करेगा? मेरी बात समझ रहे हो? ये सर्वर पे जाना है ना डेटा, आपने इमेज वो की, लगाई, इसके लिए अलग तो आपने कोई स्क्रीन बनाई नहीं है कि जहाँ पे मैं जाऊँ कि भाई अपडेट प्रोफाइल के लिए जाऊँ और वहाँ पे अपना ये ऑप्शन दे कि मेरे को वहाँ पे फिर अपडेट का ऑप्शन दे कि जब मैं अपडेट नहीं किया नहीं सर, तो। जैसे कि होता है ना, जैसे कि ये दिखा जैसे कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स में ऐसा है ना कि जैसे कि आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट गैलरी चल जाते हैं कि अ, उस गैलरी से फोटो लेने के लिए ऐसे। हाँ, गैलरी से फ़ोटो आ गई, तो मैं कह रहा हूँ गैलरी से फ़ोटो आ गई तो अल्टीमेटली ये फ़ोटो सर्वर पे जाएगी, वहाँ पे जाके स्टोर होगी कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो ये फ़ोटो मिले ना आपको। यस हाँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले स्टोर भी तो होनी चाहिए ये। तो यानी कि या तो आप, लॉजिक ऐसा लिखा गया है कि आपको कि वहाँ से आई, सर्वर वाला पार्ट आपने वहाँ मेंशन नहीं किया कि सर्वर पे एपीआई हिट होगी और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, फिर ये बैक को बैक में ही जो उसकी एपीआई का रिस्पॉन्स यही जो ऑब्जेक्ट होगा, यूज़र ही ऑब्जेक्ट होगा। तो जो हमारे पास पहले यूज़र सेव्ड था उसको हम रिफ़्रेश कर देंगे, अब उसके साथ इमेज भी आ गया तो वो इमेज यहाँ पे रिफ़्रेश होके दिखेगी आपको। उसके लिए समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। और हाँ, तो फिर पहले उसके, गैलरी से जाएगा, उसके बाद जाएगा डेटाबेस में, फिर अगर कोई पहला पिक्चर था और नहीं था तो उसको रिप्लेस कर देगा वो जो नया पिक्चर है वो, हाँ, नया यानी कि फोटो। नेटवर्क कॉल करेगा, एपीआई कॉल करेगा, नेटवर्किंग कॉल होगी। और फिर इसमें यूज़ केस भी तो होंगे कि भाई अगर इन केस आपका नेटवर्क अवेलेबल नहीं है या सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है, तो यूज़र को क्या दिखाओगे आप? तो उस केस में कैसे हैंडल करोगे? वो यूज़ केस यहाँ पे मिसिंग है। और मैंने आपकी स्क्रीन देखी आज, तो उसमें क्या है कि स्क्रीन्स पे जाओ जहाँ पे नेविगेशन के आपने बटन दिए हुए हैं, असाइनमेंट, ये वो असाइनमेंट जो आपने वो डॉक्यूमेंट है जो आपका जो डिज़ाइन, ये देखो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों बटन हैं, इनका पर्पस सिर्फ नेविगेशन है, कुछ और नहीं है, बस नेविगेट, क्लिक किया नेविगेट हो गए, क्लिक किया नेविगेट हो गए, है ना? यस सर, यस सर। ये तो ये, इसकी क्लिक करने के बाद जो उसमें जाएगा वो वाला सर अभी तक बनाया नहीं है। हाँ वो भी नहीं बना, वो अनकम्प्लीट है। और ये भी है कि ये जो है ना तीनों बटन लेने की बजाय, क्योंकि इनका करेक्टर बिहेवियर भी सेम है, प्रॉपर्टी भी सेम है, देख रहे हो आप, टाइटल ही है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको विजिट की प्रॉपर्टी टाइटल ही है और इसका क्लिक है, तो इसको बटन ना लेके आप लिस्ट में क्यों नहीं ले रहे? लिस्ट में आपके पास चॉइस रहेगी, कल को आपकी वो रहती है, मीन बढ़ती है, ये चीज़ें ऑप्शन बढ़ते हैं तो आप बस एक आइटम और है बढ़ा दोगे, वो एज इट काम करेगी, यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगी। नहीं तो आपको एक बटन और ऐड करना पड़ेगा, एक बटन और, तो लिस्ट में तो चॉइस रहेगी ना आपकी, रिसाइकल व्यू या लिस्ट व्यू में। हाँ ये सर, रिसाइकलर व्यू, हाँ वो बढ़ जाएगा ये सर। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे मैप का है, तो मैप को हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि आपने वो जो रूम वाली इंफॉर्मेशन है, एक तो आप इसको सोच रहे हो मैप पे, गूगल मैप की तरह, गूगल मैप के की तरह ने दिखा के सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर लें, सारी हम्म इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, ठीक है, वो उसको हम वो कर दें, तो उसको सारी पुट कर दें, तो जैसे वो जाए मैप, मैप पे वो दिखा देगा भी कौन कौन से टावर हैं या बिल्डिंग है, कौन कौन सी हमारी मेन बिल्डिंग है, उसमें जैसे यूनिवर्सिटी है उसमें कौन कौन से टावर हैं, ठीक है, और उस टावर के अंदर अगर उसको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस टावर के आ जाए भी, ये चीज़ है यहाँ से जाके, या उसका वो तो हम जो रोड मैप है, जब मैप बनाना चाह रहे हो उसको अगर डेटा हम दे दें सारा कुछ, क्योंकि हमें पता है कि ये डेटा देना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। मेक सेंस? सर। तो ये चीज़ें सारी आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, इससे सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई आगे क्या होगा। अभी यहाँ तक ही छोड़ रखा है आपने तो आगे नहीं क्लियर हो रहा क्या हो रहा है क्या नहीं।
और यूज केसेस भी ऐसे कि भाई एक एक चीज डिफाइन हो रही हो, क्योंकि जब आप लॉजिक लिखने बैठे हो, कोडिंग लिखने बैठो, तो आपके डॉक्यूमेंट से आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा हो। यही डॉक्यूमेंट आपको कल को कंपनी में मिलेगा। अगर अच्छी कंपनी में हो जाता है तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कौन कौन से यूज केसेस करने हैं। तो कई कंपनियों में तो टीडीडी फॉलो होता है, मीन्स टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है कि पहले ये जो यूज केसेस हैं इसके कोरोस्पोंडिंग मॉक डेटा के साथ टेस्ट किया जाता है। जो उसको डेटा चाहिए वो दे के सारे यूज केसेस बनाए जाते हैं। फिर जब सारे फुलफिल हो जाते हैं फिर कोडिंग स्टार्ट होती है एक्चुअल। फिर नेटवर्क को लिखी जाती हैं, एपीआई लिखी जाती हैं, फिर आपका प्रॉपर डेटा सर्वर से आता है। तो ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बेस है, नींव है, तो ये बहुत यस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, चलो यस सर। आगे चलो। ये कुछ फीडबैक थी, आप इसको वो यस करना। सर, तो ये सब ये यूज केसेस था। और जैसे कंसेप्चुअल क्लासेस, तो जैसे क्लासेस रहेगा, जैसे स्टूडेंट का एक क्लास, टीचर एक क्लास, यूजर एक क्लास, वर्क एक क्लास, असाइनमेंट एक क्लास, अटेंडेंस, देन नोटिस, देन टाइम टेबल, ये सब क्लास रहेगा। जैसे स्टूडेंट और यूजर में इज अ रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट इज अ यूजर एंड टीचर ऑल्सो इज अ यूजर। वर्क के अंदर जैसे असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट एक वर्क है, फिर अटेंडेंस भी एक वर्क है। और जैसे स्टूडेंट का और टाइम टेबल का, जैसे स्टूडेंट और टीचर हैज़ अ टाइम टेबल, तो हैज़ अ रिलेशन रहेगा। जैसे कि यूज़र, यूज़र में ईमेल, पासवर्ड, आईडी, यूनिवर्सिटी आईडी, नेम ऑफ पिक्चर, फिर लॉगिन और लॉग आउट और चेंज प्रोफाइल पिक्चर, ये तीनों उनके मेथड्स रहेंगे। स्टूडेंट भी यूज़र को ही वो करेगा, इनहेरिट करेगा। तो स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा सिर्फ डिपार्टमेंट और सेमेस्टर का रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट का एक डिपार्टमेंट होता है और एक सेमेस्टर होता है, जो कि टीचर्स का नहीं रहता है। तो टीचर्स के लिए रहेगा, वो जैसे टीचर्स के लिए रहेगा एक्स्ट्रा एक फीचर जो है अपडेट अवेलेबिलिटी। तो टीचर्स का क्लास के लिए सिर्फ अपडेट अवेलेबिलिटी एक सिंगल मेथड रहेगा। अब वर्क में आया, तो वर्क में या तो अपलोड कर सकते हैं और एक डिलीट कर सकते हैं वर्क। तो जैसे कि असाइनमेंट, असाइनमेंट वर्क को इनहेरिट करेगा, तो उसमें पहले रहेगा एक असाइनमेंट फाइल, और उस अपलोड कर सकते हैं वर्क को यूज करके ये वर्क का क्लास। तो असाइनमेंट फाइल को अपलोड कर सकते हैं या तो डिलीट कर सकते हैं। और जैसे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा ये डाउनलोड करने के लिए असाइनमेंट फाइल, तो डाउनलोड असाइनमेंट एक मेथड रहेगा। होल्ड अटेंडेंस में रहेगा दो। हेलो सर। यस सर। होल्ड ऑन, थोड़ा यस। ऊपर करना इसको। हाँ हाँ, वर्क वाला चेक करो मेरे को, वर्क वाला देखो। जो हाँ ये दो मेथड है, हम्म, ठीक है, आपने कहा कि ये वर्क दोनों में होना है, मीन जो असाइनमेंट और अटेंडेंस, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आप इसका जो बिहेवियर अपलोड वर्क और डिलीट वर्क, यहाँ पे हम्म, आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है, ठीक है। और जबकि आप जब इसमें आ रहे हो असाइनमेंट और अटेंडेंस में, यहाँ पे आप कुछ फाइल अपलोड कर रहे हो, हम्म, तो ये गलत है ना। यस सर। तो ये ठीक करना है आपको। और फिर असाइनमेंट में डाउनलोड असाइनमेंट, ठीक है, चलो आगे चलो। तो सर मतलब यहाँ एक फाइल का एक वेरिएबल देके, और यहाँ दोनों में फाइल हाँ हाँ का हाँ पैरामीटर पास करना है। हाँ हाँ हाँ, यही होगा। सर अटेंडेंस में, जैसे कि अटेंडेंस में दिया गया है प्रेजेंट और एब्सेंट, दो ऑप्शन है। तो अटेंडेंस जब शीट खुलेगा तो उनके पास मार्क प्रेजेंट और मार्क एब्सेंट, ये दोनों का ऑप्शन रहेगा। तो ये कर सकते हो ना, एक ही प्रॉपर्टी ले लो, इज प्रेजेंट, वो वैल्यू उसकी ट्रू फॉल्स हो सकती है, दो प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो। यस सर। ट्रू फॉल्स स्विचिंग करवा देना ना, कि जब ये कर दिया मार्क प्रेजेंट तो वो मार्क हो जाए प्रेजेंट, उसकी वैल्यू प्रेजेंट ट्रू हो जाएगी। दैट मीन्स अगर वो मार्क क्लिक कर दिया इसने मार्क एब्सेंट, तो उसकी वैल्यू वो हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा। या वैल्यू भी ले सकते हो, इंट इंट 1 और 0, 1 यस मतलब यस। प्रेजेंट है और 0 मतलब एब्सेंट है, तो अप टू यू। चलो आगे चलो।
सर फिर नोटिस का रहेगा एक क्लास। तो नोटिस में रहेगा एक नोटिस इमेज, और अपलोड नोटिस का एक रहेगा, और लाइक और शेयर नोटिस, ये तीन मेथड्स रहेंगे। अपलोड नोटिस से अपलोड कर सकते हैं, लाइक और शेयर से शेयर कर सकते हैं नोटिस। फिर टाइम टेबल रहेगा, तो टाइम टेबल में एक सब्जेक्ट और टाइम रहेगा, क्योंकि उन्हीं से हमारा काम है। क्योंकि स्टार्ट टाइम को यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कब नोटिफिकेशन देना है, और कौन सब्जेक्ट यूज करेंगे कि कौन सा टाइम के लिए। तो क्रिएट नोटिफिकेशन, टाइम और सब्जेक्ट लेके हम लोग नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे। खत्म। तो यहाँ पे भी गैप है अंडरस्टैंडिंग में। देखो, नोटिफिकेशन जो आएगी वो सर्वर की तरफ से आएगी, कि अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन क्रिएट कर रहे हो तो वो तो नहीं फिजिबल है कि आप क्योंकि हर एक की अपना अपना डिवाइस होगी और हर एक का अपना क्या होगा, अपने रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, ये तो चीज़ ऑटोमेशन होनी चाहिए ना इसकी। तो ये सही है। कि जैसे जो भी टाइम टेबल जो एडमिन या टीचर ने आपके डिसाइड किया हुआ है उस टाइम करस्पॉन्डिंग चेक करे कि भाई अब हम्म। ये टाइम हो गया, अब ये लेक्चर है और इसकी नोटिफिकेशन मैंने को भेजनी है और इन इन स्टूडेंट को भेजनी है। तो ये सारा हम्म। लॉजिक जो लिखा जाएगा सर्वर पे। पर यहाँ पे हम्म। क्या लिखा जाना है कि जो आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसका यूआई कैसे होगा। जैसे आप अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करूं तो आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, यस। तो यहाँ पे वो चीज़ आपने डिफाइन करनी है कि वो कैसे दिखेगी। जो ये टाइम टेबल वाली दिखेगी, जो आपका वो आ रहा है, नोटिस आ रहा है, उसकी नोटिफिकेशन कैसे दिखेगी। यस। वो भी यूज केसेस यहाँ पे मिसिंग है। मीन्स यूज केसेस काफ़ी आगे, सिनेरियो जो आगे आगे बढ़ोगे ना, वो स्क्रीन से डिफाइन करो और उनके यूज केसेस लिखो। उनके यूज केसेस अगर हैप्पी केस में नहीं, अनहैप्पी केस में भी अगर कुछ एरर आती है तो उस केस में भी यूज केसेस कैसे रहेंगे और आप क्या करोगे वहाँ पे। यस सर। लॉगिन के केस में अगर वो पासवर्ड गलत डालता है तो फिर क्या होगा। अगर वो डालता है कि दोनों चीज़ें सही हैं पर एपीआई से ही रिस्पॉन्स नहीं आया, हम्म। तो वो डालो और एपीआई का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा वो ट्राई करो डिफाइन करने की, क्योंकि जो भी करना है हमने ही करना है। जब आप पीएचपी सीखोगे, जब पीएचपी हम बनाने जाएंगे डेटाबेस, तो वो सारी चीज़ें काम आएंगी जैसे हमारे। कि एपीआई उसके बारे में वो पूरा आइडिया नहीं है, इसीलिए उसके बारे में लिखा कि मतलब कैसा होता है रिस्पॉन्स, मतलब किस टाइम पे आता है, ऐसा टाइम उतना मैं आइडिया नहीं मैं है, इसीलिए लिखा मैं है। मैं बता रहा हूँ, अभी तो लेमैन पर्सन में सोचो कि मेरे पास जो जाना चाहिए सर्वर पे क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी। जैसे आप लॉगिन के लिए लगा, हम्म। ठीक है, लॉगिन के लिए जो रिक्वेस्ट बनेगी, जो आपने सर्वर पे भेजना है वो रिक्वेस्ट करेंगे जो हाँ। सर्वर यस। को दे रहे हो। ठीक है, यस। सिंपल टर्म में जो उससे ले रहे हो वो रिस्पॉन्स है। हम्म। ठीक है, तो लॉगिन के केस में आपको क्या भेजना है वो रिक्वेस्ट डिफाइन कर दो और क्या हम्म। आपको एक्सपेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर आप लॉगिन की बात करो तो एक हम्म। लॉगिन का यूआरएल होगा जहाँ हम्म। पे आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजोगे। पासवर्ड। उसके अगेंस्ट आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न मिल जाएगा यूज़र का। हम्म। उसके उसके रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूज़र की है प्रोफाइल की, वो सारी मिल जाएगी। उसकी इमेज क्या है, उसका जो नेम क्या है, ईमेल जो आईडी जो भी आपने प्रॉपर्टी रखी हम्म। हैं वो सारी मिल जाएंगी। फिर वो यूआई यस सर। पे पॉपुलेट कर दोगे आप। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे कोई वो एक्शन लेता है कि मेरे को उसने देखनी है आपकी असाइनमेंट देखनी है, तो ये असाइनमेंट वाली एपीआई कॉल होगी हम्म। जिसमें आप कह रहे होगे कि मेरी आईडी ये है, तो आईडी सर्वर जाके चेक करेगा कि ये आईडी है और ये असाइनमेंट की रिक्वेस्ट आई है। तो डेटाबेस में वो चेक करेगा सर्वर की इस आईडी यानी कि इस सेमेस्टर के क्रॉसपॉन्डिंग टीचर ने कौन कौन सी या एडमिन ने कौन कौन सी असाइनमेंट डाली हुई है, वो वहाँ से पिक करेगा और आपको सारी की सारी दे देगा जो आपकी लिस्ट में जहाँ भी हमने प्रेजेंटेशन करके वो दिखेंगी। फिर आगे का फ्लो चलेगा। तो ये हम्म। सारी चीज़ें अभी नहीं पता आपको सर्वर का, भूल जाओ। बस ये करो कि सर्वर को क्या मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ वहाँ पे, क्या उससे क्या
क्या रिक्वेस्ट करूं कि मेरे को वो रिस्पॉन्स मिल जाए। तो वो ही हम्म डिफाइन कर दो सिंपल टर्म में, लेमैन में, कि मैंने उसको 5 रुपये दिए, तो मैं किसी उससे गया, वेजिटेबल शॉप पे गया और मैंने उसको 5 रुपये दिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आलू मिल जाए मेरे को। तो वो आलू डिफाइन करो और 5 रुपये डिफाइन करो कि 5 रुपये के बदले मेरे को ये मिल रहा है। हम्म। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? नहीं सर। ये काम आएगा हमारे। ठीक है, यस। हम्म चलो आगे चलो। तो ये चीज़ें काफ़ी पड़ा है अभी काम आपका, देख ही रहे हो भरत। हम्म। तो इस पे काम करना है। और कुछ और कोई डाउट या कंसर्न है तो पूछ लो इसके बारे में। अभी अनकम्प्लीट हैं चीज़ें, हम्म। इनको कंप्लीट करना है हमने। यस सर। चलो फिर आगे कुछ और आपने दिखाना है नहीं इसमें। सर। ये- पूजा, शेयर योर स्क्रीन। थैंक यू भरत। ओके सर। बहुत अच्छा वो था, मीन्स अटेम्प्ट, और मीन्स जो आपने किया है बहुत अच्छा है। आई रियली अप्रिशिएट, मेरे को अच्छा लगा। पर वही है कि कुछ चीज़ें और भी ऐड होंगी तो आपको भी मज़ा आएगा और अच्छा भी रहेगा, क्योंकि कोई भी देखेगा तो उसको इम्प्रेसिव लगेगा कि भाई इस डॉक्यूमेंट से मेरे को इतनी क्लैरिटी हो रही है। तो ऐप का बिना देखे उसको इससे इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि वो इजीली बना पाएगा, यस सर। क्या समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वही हमने करना है। यस यस। और डिटेलली डिफाइन करना है जैसे, और हर यूज केस को हाँ, जगह। हर एक यूज केस को उससे नेगेटिव थिंग भी और पॉजिटिव थिंग भी सारी A to हम्म Z आपके इसी डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जानी चाहिए। गो यस सर। हैड, गो हैड पूजा। सर स्क्रीन विजिबल है? वॉइस इज नॉट क्लियर पूजा। Wait. हेलो। यस पूजा, गो हैड। विजिबल है सर स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी। सर ये मेरी ऐप है, यार्डले यम। ये शॉपिंग ऐप है जहाँ पे कस्टमर क्या परचेज कर सकता है, स्नैक्स लाइक पफ्स, कुरकुरे, चिप्स एक्सेट्रा। ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है तो पेमेंट मेथड क्या रहेगा इसमें, अभी ऑनलाइन ही रहेगा। वो किसी ऐप के थ्रू पे कर सकता है, लाइक गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, या फिर कोई कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसमें जो यूज केसेस रहेंगे, वो एक कस्टमर क्या कर सकता है, अगर उसका कोई अकाउंट नहीं है तो वो क्रिएट अकाउंट विद ईमेल और फोन एवर वट एवर ही वॉन्ट, देन लॉग इन विद ईमेल और पासवर्ड। अगर उसका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो लॉग इन कर सकता है, एडिट प्रोफाइल भी कर सकता है। ये फीचर्स है उसकी कि अगर वो अपडेट करना चाहते हैं उसका एड्रेस, फोन नंबर या कुछ भी। फिर क्या रहेगा, एक होम पेज रहेगा जहाँ पे वो प्रोडक्ट के लिए सर्च कर सकता है। पूजा, पूजा कुड पेमेंट। यू, यस। पूजा सॉरी, जो आपकी स्क्रीन वगैरह पहले वो दिखा सकते हो कि किसी को आइडिया तो रहे क्या करने जा रहे हो आप। नहीं तो ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा ये, पहले आप स्क्रीन ओके दिखा सर। दो। वेट मिनट सर।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्प्लैश स्क्रीन आएगी, उसके बाद जो ये इंट्रोडक्शन रहेगा, ओके ओके। ये तीनों इंट्रोडक्शन के स्क्रीन्स हैं। उसके बाद ये साइन इन है, अगर उसका अकाउंट है तो वो साइन इन करेगा, फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ से उसका हो जाएगा शो, और अगर पासवर्ड विजिबल करना है या नहीं। अगर अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर सकता है। सर स्क्रीन पेंडिंग है मेरी, मार्वल में की थी तो वहाँ शो नहीं हो रही। पूजा, व्हाट इज दी पर्पज ऑफ जो ये एरो दे रखे हैं, ये एरो का मतलब क्या है? सर इनका सर एरो इनका था क्यों? कि अगर बी मीन्स इस पे क्लिक तो प्रोटोटाइपिंग में एरो थोड़ा देते ओनली होते फॉर हैं। डिजाइन मीन्स इस पे पर्पज जब प्रोटोटाइपिंग होती है तो एरो थोड़ा डिफाइन करोगे, वहां पे क्लिक लगा दोगे तो क्लिक काम करेगा। एरो का मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं सर, प्रोटोटाइपिंग लगी हुई है। ये ऐप में भी ऐसे ही था कि अगर इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, एरो देने का क्या रीजन है? ये तो बटन तो क्लिकेबल है ही है, इस पे कुछ आपने लिख ही रखा है साइन इन, यस सर। तो एरो क्यों दे रहे हो? एरो देने का कुछ स्पेसिफिक रीजन पूछ रहा हूँ, क्यों दिया है आपने एरो? ओनली फॉर डिजाइन ही दिया था सर, स्पेसिफिक पर्पस तो नहीं है। डिजाइन ही अच्छा लग रहा है डिजाइन। बैकग्राउंड में थोड़ा चेंज करना है। नहीं है बैकग्राउंड नहीं, ये एरो मीन्स एरो लगाने से क्या हो रहा है? मेरे को तो एरो का ही नहीं समझ आ रहा कि ये डिजाइन में भी क्या अच्छा लग रहा है ये। मैं उसे चेंज कर दूंगी। भरत, आपको सही लग रहा है ये एरो? भरत, ये एरो आपको सही लग रहा है? साइन इन या जो ये भी है क्रिएट अकाउंट वगैरह में एरो लगा रखा है ना पूजा ने, ये सही है क्या? नॉर्मल बटन ही अच्छा लगेगा लगता है। हाँ, नॉर्मली होता भी नहीं है पूजा ये। चलो ओके आगे सर। चलो, आगे चलो आगे। नहीं सर, किसी किसी में सर जैसे आगे कि स्क्रीन में भी क्लिक पे ऐसे आ जाता है ना, किसी किसी में जैसे कि बटन क्लिक करते हैं तो एक एरो आ जाता है और वो फ्लो हो जाता है, ऐसा होता है ना किसी एप्स में कोई तो। पर वही अननेसेसरी है यार ये। हाँ ये यहाँ तो पे आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है वहाँ पे, या तो मेरे को अच्छा इम्पैक्ट आ रहा हो कुछ, भाई स्वैपिंग का ऑप्शन देना है या कुछ, स्वैपिंग में भी ये बटन नहीं दोगे, बस इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि स्वैप करके होना है, वो भी इंट्रोडक्शन स्क्रीन में। पर हाँ। एरो मेंशन करना नहीं वो लग रहा। वो होता है जब आप रिसाइकल व्यू में वगैरह में करते हो, वो भी छोटा एरो होता है, इतना बड़ा एरो वहाँ पे भी नहीं होता। वो रिप्रेजेंट करता है कि नेविगेट कर सक रहे हो आप। ओके, गो हेड पूजा। सर स्क्रीन अभी पेंडिंग है, मैं डिजाइन चेंज कर दूंगी इनका सारा। कितना टाइम लगेगा पूजा, कब से पेंडिंग है ये? सर बीच में प्रॉब्लम आई थी एडोब एक्सडी और मार्वल प्रोटोटाइपिंग दोनों से ही। पर ये तो ठीक है, पर कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इतने टाइम बाद आप काम दिखा रहे हो और उसके बाद भी अनकम्प्लीट काम है ये, कुछ फ्लो ही पूरा नहीं है यहाँ पे तो। इसको कंप्लीट करो जल्दी, और जल्दी करो इसको, क्योंकि फिर ऐसे हम चलते रहे तो सारा कुछ हमारा हो जाएगा, जो मेन चीज़ हमने करनी है तो वही नहीं काम हो पाएगा। स्ट्रक्चर पहले रेडी होगा तभी इस पे वो कुछ होगा ना, डेटा तभी आएगा। डेटा भी रेडी कर लेंगे हम, जो क्लासेस वगैरह बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर रेडी नहीं है, तो ये पैरेलल में चलनी चाहिए सारी। ओके सर। अब आप सारा कुछ सही है, आपका चल रहा है? यस सर, अब चल रहा है। चलो आगे।
सो यूज केसेस शो कर चलो। दूं? हाँ हाँ हाँ। सो इसमें पेमेंट तक हुआ था, उसके बाद कस्टमर क्या कर सकता है, अपनी जो ऑर्डर हिस्ट्री है उसको मैनेज कर सकता है। मीन्स अगर वहां से रिपीट करना चाहता है ऑर्डर तो रिपीट भी कर सकता है, और डिलीट करना चाहता है तो वो भी, कैंसल ऑर्डर कर सकता है, कस्टमर क्या कॉन्टेक्ट भी कर सकता है सेलर से। फिर उसके बाद अगर सेलर है तो वो लॉग इन करेगा और उसके पास अवेलेबिलिटी है कि वो ऐड या फिर रिमूव कर पाए प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले यूज केस क्रिएट अकाउंट। कस्टमर क्या करता है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता है तो उसके बाद स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। कस्टमर जो है डिजायर्ड कस्टमर नेम लाइक ईमेल आईडी और फोन नंबर वहां पे इनपुट दे सकता है, और पासवर्ड भी जो वो खुद चाहता है वो रख लेता है। फिर अगर वो कंटिन्यू पे क्लिक करता है तो वो एक ओटीपी सेंड करते हैं सर्वर से कि फोन या ईमेल पे, जहां से वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पे वो वेरिफिकेशन स्क्रीन पे जाएगा। अगर वो ओटीपी करेक्ट फिल करता है तो कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि अकाउंट क्रिएटेड, नाउ ही इज एबल टू लॉग इन। इसका अल्टरनेट होता है कि अगर वो डुप्लीकेट कस्टमर नेम एंटर करते हैं, अगर डुप्लीकेट कस्टमर नेम है जो पहले से ही लिया हुआ है, तो वहां पे क्या आएगा, एक एप्लीकेशन मैसेज डिस्प्ले करेगी कि कस्टमर नेम ऑलरेडी इन यूज। फिर वो अगर अगेन कस्टमर नेम एडिट करता है, लेकिन अगर वो रिपीटेड ही है तो वो सेम पेज पे ही जाएगी कि टू मैनी रॉन्ग अटेम्प्ट। अगर सही एंटर करता है तो वो चलेगा उसका। देन अगर अकाउंट है तो लॉग इन एज कस्टमर, लॉग इन आईडी फिल करेंगे, उसके बाद पासवर्ड, देन होम स्क्रीन पे वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसका अल्टरनेट होता है कि अगर यूजर नेम ही इनकरेक्ट है तो वहां पे मैसेज आ जाएगा कि इनवैलिड कस्टमर नेम। अगर वो इनकरेक्ट पासवर्ड फिल करता है तो वहां पे डिस्प्ले होगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड। सेलर और कस्टमर दोनों ही क्या अपनी अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, लाइक नेम, प्रोफाइल पिक्चर, जो भी वो अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर वो प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते हैं तो उनके पास ऑप्शन आते हैं दो, कि वो गैलरी से अपलोड करना चाहते हैं या कैमरा से। कई बार होता है कि न्यू पिक्चर अपलोड करनी होती है, तो अगर कस्टमर गैलरी ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो वो क्या होगी, सिलेक्टेड पिक्चर जो है वो सर्वर पे स्टोर हो जाएगी, वहां से वो अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर। अगर वो वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है नेटवर्क इशू पे, या फिर कोई भी अगर पिक्चर नहीं फाइंड आउट होती तो वहां पे मैसेज आएगा ट्राई अगेन। अगर यूजर कैमरा से पिक्चर ले रहा है तो वहां पे जो कैप्चर्ड इमेज है वो भी स्टोर हो जाएगी सर्वर पे। यहाँ पे अल्टरनेट रहेगा कि अगर नेटवर्क इशू है या फिर इमेज क्लियर फाइंड आउट नहीं हो रही, तो वहां पे भी यही है कि ट्राई अगेन का डिस्प्ले मैसेज होगा कि क्लियर इमेज लो या फिर ट्राई अगेन। उसके बाद आता है होम पेज। यहाँ पे क्या यूजर कस्टमर सर्च कर सकता है किसी प्रोडक्ट के लिए, उस वर्ड से जो सिमिलर आइटम्स होगी वो वहां पे शो हो जाएगी ड्रॉप डाउन लाइक स्पिनर में, तो वहां से डिजायर्ड आइटम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अगर यूजर किसी आइटम पे क्लिक करता है तो वहां पे प्रोडक्ट का नेम, इमेज शो होंगी, ओनली नेम एंड इमेज ही शो होगा। अगर यूजर आइटम पे क्लिक करता है तो वहां पे उसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगी, जहाँ पे प्राइस, मीन्स प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं, उनके जो रिव्यूज होंगे प्रोडक्ट के वो भी वहां शो होंगे, और वहां पे बाइंग का ऑप्शन भी विजिबल होगा। जब वो बाय पे क्लिक करेगा तो उस कस्टमर क्या कैपेबल है कि वो अपना एड्रेस फिल करे जहाँ पे वो डिलीवरी चाहता है अपने प्रोडक्ट की। अगर वो प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो वहां पे भी ऐसे ही मैसेज डिस्प्ले होगा कि आइटम इज अनअवेलेबल।
नहीं तो वो आगे प्रोसेसिंग चलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, अगर आइटम विजिबल है मीन्स अवेलेबल है प्रोडक्ट में, तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहां पे दो चॉइस होंगी कि वो एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करना चाहता है या कार्ड के थ्रू। अगर पेमेंट के लिए आता है तो वो कोई भी ऐप सिलेक्ट करेगा। अगर वो कोई भी ऐप सिलेक्ट करता है तो वो ऐप विद इन ऐप को यूज करके कोई नई ऐप पे ओपन हो जाएगी, लाइक गूगल पे लिंक जाएगा। अगर पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो उसके कस्टमर के फोन नंबर या ईमेल आईडी पे ही एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि योर ऑर्डर हैज रिसीव्ड। अगर वो पेमेंट विद कार्ड का ऑप्शन चूज करते हैं तो वहां पे क्या होगा, एक मीन्स ऐप का लिंक तो नहीं, वहीं पे एक पेज ओपन होगा जहाँ पे वो कार्ड डिटेल मांगेगा और जो उसका सीवीवी नंबर होता है सिक्योर कोड, वो भी फिल करना होगा। यहाँ पे भैया अगर सक्सेसफुल पेमेंट हुई तो कंफर्मेशन मैसेज जाएगा। ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री में क्या होगा, ये कार्ट ही होगा जहाँ पे आइटम्स विजिबल होंगे, मीन्स जो हमने पहले रिसेंट ऑर्डर किए हैं। वहां कस्टमर क्या कर सकता है, वहां से ऑर्डर रिपीट कर सकता है या फिर डिलीट भी कर सकता है। ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, मीन्स जिस आइटम को कैंसिल करना चाहता है ऑर्डर लिस्ट में, वहां से कंफर्म कैंसिलेशन एक अलर्ट आएगा जहां से वो यस और नो। ये ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मीन्स ऑर्डर प्लेस किया है तो उसके 2 आवर के बाद, 2 आवर मिनिमम के विद इन ही वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। एक रहेगा कॉन्टैक्टर्स, मीन्स अगर कस्टमर को या कोई डाउट है या कंसर्न है, हेल्प की नीड है, तो वहां से वो सेलर को ही ईमेल आईडी पे क्या एक मैसेज हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम वहां डिस्कस कर सकता है, वहां इसको सोल्यूशन भी मिलेंगे। नेक्स्ट रहेगा लॉगिन एज सेलर। सेलर लॉगिन करते हैं ईमेल आईडी या फोन नंबर से। अल्टरनेट इसका है कि अगर इनवैलिड कस्टमर सेलर नेम अगर इनवैलिड है तो वहां पे मैसेज आएगा कि इनवैलिड यूजर नेम। अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो वहां पे मैसेज आएगा इनकरेक्ट पासवर्ड। सेलर क्या कर सकते हैं, वहां से जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे कोई भी प्रोडक्ट अगर अपडेट करना है मीन्स डिटेल, तो वहां से वो अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट की डिटेल और ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये थे यूज केसेस। ये कॉन्सेप्चुअल क्लासेस क्या रहेंगी उसमें, कस्टमर, सेलर, यूजर, प्रोडक्ट, पेमेंट, कार्ड एंड ऑर्डर। इनके बीच में रिलेशन है कि कस्टमर इज अ यूजर, सेलर इज अ यूजर, कस्टमर हैज अ कार्ड, जो कार्ट है वो कार्ट हैज अ प्रोडक्ट, इसमें क्या कस्टमर की क्या रहेगी, कस्टमर वो फोन नंबर फिल कर सकता है, आईडी या पासवर्ड, लॉगिन और लॉग आउट भी कर सकता है, एडिट प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट विद सेलर, मेक अ ऑर्डर और पेमेंट। सेलर के भी यहाँ फोन नंबर फिल करेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन लॉग आउट, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट में भी अपडेट कर सकते हैं, ऐड करें, रिमूव करें या अपडेट करें। पूजा, इन क्लासेस में मेथड का पता नहीं चल रहा है, कौन कौन से मेथड हैं यहाँ से कस्टमर सेलर दो दो जगह क्यों बना रखी हैं, ये क्या है इनका, दो जगह बना रखे, नीचे भी है शायद ये कस्टमर सेलर। ये विद मेथड है सर। चलो ठीक है, आगे चलो।
जो सेलर है वो क्या करेगा, अपडेट प्रोडक्ट, ये से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो जाएगा कि सेलर ही कर सकता है, मीन्स कस्टमर नहीं कर सकता अपडेट प्रोडक्ट। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होगा, उसका नेम, आईडी, क्योंकि हर प्रोडक्ट की क्या होगी, एक डिफरेंट आइडेंटिटी होगी, यूनिक। उसकी क्वांटिटी मीन्स कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। ये मेथड जो भी मीन्स अगर सेलर भी करे तो ये उसके मेथड रहेंगे कि ऐड प्रोडक्ट, रिमूव प्रोडक्ट, या फिर चेंज प्राइस, मीन्स अपडेट डिटेल। ये ऑर्डर में रहेगा, ऑर्डर का टाइम मीन्स किस टाइम प्लेस किया, ऑर्डर आईडी मीन्स ऑर्डर रेफरेंस नंबर क्या था, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर किया, और टोटल प्राइस क्या रहेगा ऑर्डर का। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्लेस ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, कैंसल या फिर रिटर्न। रिटर्न और रिप्लेस का अभी ऐड नहीं करना सर इसमें, ओनली मीन्स कैंसल का ही ऐड करना है। ये होगा कार्ड की। कार्ड में क्या होगा, कार्ड नंबर, नेम, भी कार्ड पे क्या नेम है कस्टमर का, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और सीवीवी क्या है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि पहले कार्ड नंबर ले, फिर कार्ड नेम, एक्सपायरी डेट और गेट सीवीवी। नेक्स्ट है पेमेंट। पेमेंट की अगर आईडी कार्ड है तो वो मेक पेमेंट बाय कार्ड करेगा। कार्ड की जो पीछे कार्ड की प्रॉपर्टीज यही रहेंगी कि ऐसे ही कार्ड की लेगा वो। अगर वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहा है तो यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी जाएगी, तो वहां पे वो एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं। डन। यहाँ पे तो जो चीज़ें हैं अनकम्प्लीट है, इनको कंप्लीट करना है। हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने थोड़े यूज़ केसेस डिफाइन किए हैं, जैसे मैंने भरत को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सर्वर साइड का भी देखो भी, एपीआई वगैरह उसमें कैसे कॉल होंगी और क्या होगा, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये पेमेंट के लिए जो पेमेंट होगी उसमें रिक्वेस्ट क्या क्या जाएगी। जैसे पूरा ही प्रोसेस होगी ना, कि जो आपका कार्ट है बनेगा, जो जिसके ऑर्डर की आप करने जा रहे हो उसमें कैसे प्रोडक्ट वो जाएंगे कि उस सर्वर को पता चले कि ये करना है। तो भरत बताइए। जैसे पेमेंट का, जैसे कि सर पेमेंट में जैसे कि कार्ड, ये बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो क्या सब ऑप्शन बनाना रहता है, या तो कोई इनबिल्ट मेथड आता है जिससे कि हम अपने पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐप से। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है ना हमें क्या करना होता है, क्योंकि पेमेंट जो है एक जो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, ठीक है, और यस सर। इसमें कोई भी ऐसे सिक्योरिटी वगैरह का बहुत इशू रहता है, तो हम क्या करते हैं, पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं। यस जैसे यस। पेटीएम हो गया आपका, या रेज़र पे है, पे यू मनी है। तो ऐसे सारे पेमेंट गेटवे होते हैं, वो अपनी एसडीके देते हैं, एसडीके देते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक की मिलती है। की से पता चलता है कि ये कंपनी है, ये उथरा वो कर रही है, एक्सेस कर रही है, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। कुछ यूनिकनेस तो होगी ना, तो वो यूनिकनेस होती है, वो आपकी एक की होती है, जो आपके उन कंपनी के टाई अप के साथ आपको मिलता है एक अकाउंट, उसमें आप की वगैरह जनरेट करते हो। फिर आप ऑप्शन भी देते हो कि कौन कौन से इनेबल करने हैं, कौन कौन से डिसेबल, उसके करस्पॉन्डिंग आपका वो बिहेव करता है और आपको यूआई देता है कि भाई कौन कौन से ऑप्शन है। सर आपको तो उसमें इसके लिए हम लोग को कोई कार्ड या तो वो सब तो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, मीन्स ये है कि एक तो होता है कि उसका खुद का बनाया हुआ यूज़ कर रहे हो, फिर आपको नहीं ज़रूरत है। वो रिस्पॉन्सिबल है सारा कुछ करने के लिए, वही आपके कार्ड की वैलिडेशन चेक करेगा, वही सारा कुछ करेगा। एक पर वो तो ए, नॉर्मली तो फिजिबल नहीं होता ना, कि अगर हम अपना ही बनाएंगे या तो बहुत बड़ी नहीं नहीं कंपनी। ना, हाँ 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 हाँ,
तभी तो ये जो अपना अपना जो इनका बिजनेस होता है, जैसे मैं रेजर पे कह रहा हूँ, इनका स्पेसिफिक बिजनेस यही है कि वो हाँ कुछ परसेंटेज लेते हैं हमारे से। जो ऑर्डर में हम करेंगे ना तो वो परसेंटेज लेंगे। तो नॉर्मली यही करते हैं कि वो दूसरे वेंडर से आगे कंसेप्ट आएगा जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आप समझोगे कि ये क्यों बेनिफिशियल रहता है कि ऐसे दूसरे से लेके खुद ना बना के, तो ये कैसे बेनिफिशियल रहता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और अभी आपके पास अगर टाइम है, 1 घंटा तो हो गया है, पर मैं देखना चाहूँगा जो आपने मैंने कुछ असाइनमेंट दी थी वो आपने की हैं कि नहीं की हैं, वो मैं देखना चाहूँगा। पैटर्न मैंने दिए ओके। थे, कुछ लूप्स वगैरह के वो दिए थे, कुछ जो स्विच केस वगैरह के जो हैं वो दिखाओ वन बाय वन जल्दी। सर मैं ही शो कर दूँ, स्क्रीन शेयरिंग हुई है। जा करो। एक मिनट टाइम ले। सर ये था एलिमेंट एरे का सम। ओके। सर रन करके। हाँ हाँ, रन करके दिखाओ, समझाओ क्या है ये, कैसे किया है, कैसे चल रही है। ये रन का ऑप्शन नहीं आ रहा। मीन्स पहले मैं कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ से पहले क्लास क्रिएट की सम ऑफ एरे, मीन्स ये जो हमारे प्रोजेक्ट का ही नेम था। यहाँ पे फिर मेन मेथड लिया। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए, एन, आई और सम। एन जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स यूजर से इनपुट लेगा कि वो कितने एलिमेंट स्टोर करवाना चाहते हैं एरे में। यहाँ से जो कंपाइलर है उसने एन की वैल्यू ली और यहाँ से एरे के एलिमेंट मीन्स यूजर से ही ले रहे हैं। पहले वहां पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि एंटर ऑल द एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स हैं तो मीन्स रिपीटेड टाइम ही वो एलिमेंट्स लेगा। आई की वैल्यू चलाई हमने 0 से लेस देन एन, मीन्स अगर आई की वैल्यू 0 है और एन की अगर 5 डाल दी तो वो, अगर ट्रू है कंडीशन 5 से लेस देन है, तो वहां पे वो क्या करेगा, एरे के 0 इंडेक्स पे एक वेरिएबल वैल्यू ले लेगा यूजर से। और सम की हमारी इनिशियलाइज वैल्यू थी 0, तो 0 प्लस जो एरे का एलिमेंट आया है वो उन दोनों को प्लस कर देगा। ऐसे ही कंडीशन ही रिपीटेड टाइम रहेगी और यहाँ पे सम की जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा। सर ये कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करोगे? क्या हो गया? हम ये कहीं रन पे नहीं राइट हो रहा क्लिक है यहाँ। मार के रन कर दे, उससे हो जाएगा लगता है। एक बार कहीं पे ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करो। रन। यहाँ से भी अभी फाइल जोड़ी है इंडेक्स। इसको कंप्लीट होने दो फिर ही काम करेगा ये। इतने से भरा तो शो कर दे। ओके सर, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो स्क्रीन शेयर हो गया।
यस। यस यस यस। सर तो वही सेम ये सम ऑफ एन एरे, तो यहाँ पहले ही मैंने एक क्लास बना लिया सम ऑफ एरे करके, और उसमें मेन के अंदर एरे पहले से प्री डिफाइन कर दिया और सम का वैल्यू पहले 0 कर दिया है इनिशियलाइज। उसके बाद क्या है, फॉर लूप जो पूरा एरे के थ्रू जाएगा, जे इक्वल्स जे कोलोन एरे, तो ये फॉर लूप पूरा एरे को पास करेगा। और उसके बाद क्या होगा, सम जो पहले 0 था, सम प्लस जे, तो मतलब एक एक पहले 1 जाएगा, फिर 1 ऐड हो जाएगा, फिर 1 के बाद 2 जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही पूरा सम ऑफ एरे को सम कर देगा और प्रिंट कर देगा सम ऑफ ऑल नंबर इज, जो आउटपुट आएगा जैसे सम आएगा वो प्रिंट कर देगा। जैसे इसको रन कर दे रहे, जैसे कि 1 to 10 का भी प्रिंट करना है एरे को, तो 1 to 10 सम ऑफ नंबर्स इन एरे इज 55, तो ये 55 है टोटल एरे का सम। फिर सर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो सर आपने बोला था कि 1 to 100 के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करने, तो एक्चुअली में सर 1 to 100 में तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि जिसका क्यूब हर लेटर का क्यूब को ऐड करने पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, जैसे कि तीन जैसे कि 153 ऐसा कोई नंबर है जो तीनों का क्यूब को अगर ऐड करेंगे, द सम ऑफ तीनों का क्यूब्स को ऐड करेंगे, तो वो खुद वो नंबर होगा। तो 1 to 100 तीनों या जो जितना डिजिट्स है उतना का क्यूब को ऐड करके अगर निकालेंगे, तो वो सम इज इक्वल्स टू द नंबर। तो 1 to 100 के अंदर पहले तो फॉर लूप चलेगा कि 1 to 100 तक, क्योंकि हर नंबर का हमको चेक करना है कि कौन सा है। तो एन एक वैल्यू ले लिए जिससे हम लोग एक एक स्टोर कर देंगे। फिर अगर एन इज पहले हम लोग को एन एन चलेगा लूप, वाइल लूप के अंदर जाएगा। फिर हम लोग अलग अलग, जैसे कि अगर 29 है तो 2 और 9 हम लोग को ये दोनों अलग अलग चाहिए। तो हमको क्योंकि अगर क्यूब चेक करना है तो पहले 2 9 1 ऐसे तीनों को अलग डिफाइन पहले अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए बी के अंदर उसका जैसे 29 का निकालेंगे, पहले 9 स्टोर होगा, फिर उसके बाद 2 स्टोर होगा, वैसे करके। तो सम के अंदर क्या होगा, तो सम जो रहेगा जो पहले 0 दे चुके हैं, उसमें क्या होगा, बी का क्यूब, जैसे कि बी है अभी पहले 29 तो पहले बी का 9 का क्यूब बनेगा, ऐड हो जाएगा सम में। फिर वाइल लूप के अंदर जाएगा, 2 का होगा और ऐड हो जाएगा सम में, और उसके बाद सम निकल जाएगा हम लोग का। और तो अब हम लोग एन और आई को इक्वल कर दिया, जैसे कि नंबर 29 और आई। तो अब आई 29, एन है अभी 29 जो ओरिजिनल नंबर था, और सम रहेगा हम लोग का जो सम आया। अगर सम और जो ओरिजिनल नंबर ये दोनों इक्वल रहा तो वो नंबर प्रिंट होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से सम को हम 0 कर देंगे, क्योंकि सम अगर ये दो जब अगर सम और वो जो नंबर है जो ओरिजिनल नंबर वो दोनों इक्वल रहा, तभी वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा। तो 1 to 100 के अंदर 1 को छोड़ के ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जिसका क्यूब, जैसे 1 का क्यूब तो 1 है, तो 1 और 1 का क्यूब दोनों इक्वल है। अगर हम इसको चेंज करते हैं 1000 में और रन करते हैं, तो इसमें 4 नंबर है, 1 153 370 371 और 407। जैसे 153 का क्या है, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये तीनों को ऐड करने से आंसर आएगा 153। और यही सेम हर नंबर का है, जैसे 3 का क्यूब और 7 का क्यूब और 0 का क्यूब, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 370। वैसे ही 371। तो ये होता है, ये नंबर्स इसके क्यूब को ऐड करने पर वो नंबर आते हैं, इसीलिए वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और जैसे कि आप क्वेश्चन दिए थे 1 to 100, तो 1 to 100 में 1 को छोड़ के और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो इसीलिए आउटपुट आ रहा 1। और सर ये है पैलिंड्रोम नंबर। जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर, तो पैलिंड्रोम नंबर ऐसा नंबर है जिसका
जैसे कि वो और उसका ऑपोजिट, अगर जैसे कि अगर ये 3 नंबर्स है कि उसका और उसका रिवर्स दोनों सेम रहेगा। जैसे कि अगर 99 है, 99 का रिवर्स भी 99 है और 88 का रिवर्स भी 88 है, और जैसे 111 का रिवर्स भी 111 ही होता है। तो अगर वो उसका नंबर और उसका रिवर्स दोनों सेम रहेगा तो उसको उस नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लास एक पैलिंड्रोम बनाया है और उसमें एक स्टैटिक फंक्शन दिया है कि इस पैलिंड्रोम। तो इस पैलिंड्रोम मतलब वो उसके अंदर एक पास होगा इंटीजर, जो इंटीजर रहेगा कि मतलब चेक करेगा कि वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो क्या पैलिंड्रोम है कि नहीं, कैसे पहले उसका रिवर्स 0 आएगा, पहले उस नंबर का हमें रिवर्स निकालना पड़ेगा। तो रिवर्स निकालने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। तो पहले हम लोग जैसे कि उसका मॉड निकालेंगे तो एक एक नंबर हमारा आता जाएगा और एक एक नंबर को हम स्टोर करेंगे ऑपोजिट वे में। जैसे कि 1 2 3 है तो पहले 3 को स्टोर करेंगे, फिर 2 स्टोर करेंगे और फिर 1 स्टोर करेंगे। तो 1 2 ये इंटीजर बनेगा इस लूप के द्वारा और फिर रिटर्न करेगा अगर ये n या ओरिजिनल नंबर और रिवर्स दोनों इक्वल है तो 1 और या तो 0। ये सर इसे टर्शियरी ऑपरेटर ऐसे बोलते हैं ना। हेलो हेलो सर। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर, हाँ यस। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करके ये 1 या 0 ये रिटर्न करेगा। तो अब हम लोग का पैलिंड्रोम ये है और एक फंक्शन जिसमें नंबर ऑफ पैलिंड्रोम मतलब हम लोग ये है नंबर मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि हमें कोई एक नंबर चेक नहीं करना, ये सिर्फ एक नंबर चेक करेगा। पर हमको चेक करना है एक रेंज ऑफ नंबर्स के लिए। तो उसके लिए एक नंबर ऑफ पैलिंड्रोम करके एक फंक्शन है। तो उसमें मिनिमम नंबर जैसे कि 1 टू 100 या तो 10 टू 100 या तो 100 टू 1000 जो भी हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल है कि ये लूप चलेगा मिनिमम टू मैक्सिमम और हर नंबर को इस फंक्शन में सेंड कर देगा। तो हर नंबर का रिटर्न आ जाएगा। तो जो नंबर रिटर्न करेगा 1, क्योंकि 1 रिटर्न किया है मतलब वो पैलिंड्रोम है और 0 रिटर्न किया तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर इफ पैलिंड्रोम रिटर्न कर रहा है 1 तो वो हम प्रिंट कर देंगे नंबर, क्योंकि वो पैलिंड्रोम नंबर है। और फिर हम लोग इसमें इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स के अंदर। तो नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स के अंदर कॉल कर लिया है फ्रॉम 1 टू 100। 1 टू 100 यहाँ दिखा दे रहा है कि कितना नंबर ऑफ पैलिंड्रोम नंबर है। तो ये सब पैलिंड्रोम है। तो हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 100 टू 1000 करके रन कर सकते हैं। तो 100 टू 1000 ये सब नंबर ये सब पैलिंड्रोम नंबर है। और गुड सर गुड। सम हेलो सर। हेलो सही है, सही है। सर। और ये पिरामिड पैटर्न तो ये ऐसा इस टाइप का पैटर्न बनाया है जो ऐसा रहेगा, मतलब पिरामिड टाइप का पैटर्न स्टार्स यूज करके। तो ये पैटर्न कैसे बनता है, पहले तो हम पैटर्न ये एक प्रिंट पैटर्न करके ले लेते हैं और यहाँ कॉलम ले लेते हैं रोज कि मतलब कितना रोज प्रिंट करना है, 10 रो प्रिंट करना, 5 रो, 3 रो, मतलब वो यूजर के हिसाब से कि हम कितना भी रोज प्रिंट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, पहले हम लोग पहले ये दो दो चीज को लूप चलेगा, ये गैप प्रिंट होगा, फिर ये नंबर प्रिंट होगा, फिर गैप छोटा होते जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा। ये इस वे में ये प्रिंट होते रहेगा। तो इसमें नेस्टेड लूप रहेगा। पहले तो एक लूप रहेगा जितना रोज प्रिंट करना है, क्योंकि हम लोग को पहले जानना है कि इतना रोज 9 रोज प्रिंट करना, 10 रोज प्रिंट करना, 5 रोज, जितना रोज तक प्रिंट करना है। तो पहले तो उतना बार लूप चलेगा, क्योंकि उतना बार प्रिंट करना पड़ेगा तो उतना लूप चलाना ही पड़ेगा मिनिमम पहला। अब उसके बाद पहले तो हम लोग स्पेस प्रिंट करेंगे, तो पहले की रोज जितना है उसके हिसाब से स्पेस प्रिंट होते जाएगा, क्योंकि पहले हमको यहाँ का स्पेस चाहिए, उसके बाद स्टार प्रिंट होगा। तो पहले स्पेस प्रिंट करने के लिए ये लूप चलेगा और जितना रोज है उसके हिसाब से, और फिर उसके बाद और एक वाइल लूप चलेगा इसको स्टार प्रिंट करने के लिए। तो ये दो लूप चलेगा और ये दो लूप चलेगा जितना नंबर ऑफ रोज है उतना नंबर। तो उसके हिसाब से ये प्रिंट होते रहेगा।
और ये देखिए पहले ये दोनों है प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब ये दोनों सेम लाइन में प्रिंट होंगे। पहले तो स्पेस प्रिंट होगा, मतलब जितना बार प्रिंट होना चाहिए स्पेस, और फिर प्रिंट होगा स्टार जो है। तो उसके लिए ये, और हमको अब ये लूप खत्म होने के बाद एक लूप खत्म हुआ, नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन के लिए हम प्रिंट एलन यहाँ दे दे रहे हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, और उसके बाद प्रिंट होने लगेगा, फिर से सेकंड रो प्रिंट होने लगेगा। अब वो यहाँ पे फंक्शन दे दिए जहाँ पे हम पैरामीटर पास किए रोज, अब उसको मेन में कॉल कर लेंगे। मेन में हम इंटीजर दे दिए हैं नंबर 8, ये नंबर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 8 9 जितना रोज प्रिंट करना है, और फिर प्रिंट पैटर्न फंक्शन को कॉल कर दिए। प्रिंट पैटर्न फंक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज सेंड कर दिए, तो उसके बाद ये उतना रोज में प्रिंट हो जाएगा ये पिरामिड पैटर्न। हो गया सर? हेलो? बहुत अच्छा था। और क्लासेस वगैरह जो हमने डिस्कस किए थे, क्लासेस वगैरह कुछ अभी शायद नहीं बनाई होंगी आपने, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ तो उसका आंसर देना आप। सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल क्या कहता है? और ये बताओ पूजा, आपने बताना है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है। और भरत आपने फिर उसके बाद बताना है, पहले आपने बताना है सिंगल रिस्पॉन्सिबल, फिर होता है कि डायनमिक डिस्पैच, उसका मतलब क्या है? यस तो सर। ये वन बाय वन बताओ। सर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक क्लास को मतलब एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना। जैसे कि कोई एक क्लास है तो उसको एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना करेक्ट नहीं होता है करके, क्योंकि अगर कोई चेंजेस लाना है बाद में तो पूरे हर चीज को चेंज करना पड़ेगा। पर अगर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यूज करके हम क्लासेस बना रहे हैं और मेथड क्रिएट कर रहे हैं, तो जिस जगह पे चेंजेस लाना है सिर्फ वही पे चेंजेस करके पूरा अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो पूजा आगे लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सर ये कहते हैं सुपर क्लास के मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उसकी जो सब क्लास है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सब क्लास के ऑब्जेक्ट से। मीन्स जो सब क्लास के ऑब्जेक्ट है वो रिक्वायरमेंट है कि सब क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो सेम बिहेवियर करे जैसे सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स करते हैं। और इसमें हमें बार बार मीन्स कोडिंग, जैसे अगर हमें बार बार कुछ चेंजेस करने थे सुपर क्लास में, सुपर क्लास के अकॉर्डिंग सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स में, तो हमें हर बार अलग अलग मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ रहे थे। तो हम लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को यूज करके, एक तो होता है कि कोडिंग कम करनी पड़ती है और बिहेवियर सेम है तो हम एक ही मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। भरत ड्राई प्रिंसिपल क्या है? सर ड्राई प्रिंसिपल का मतलब है तो ये DRY डू नॉट रिपीट, वो प्रिंसिपल, तो वही है ना सर? हाँ, हाँ। डोंट रिपीट, तो डोंट हम रिपीट। अगर जो सेम कोड है, अगर हमको सेम बिहेवियर है, जैसे कि फंक्शन एक ही सेम ही काम करना है, तो हम कभी उस कोड को रिपीट नहीं करेंगे। और उसका जैसे कि जैसे एक क्लास, जैसे कि अभी है एनिमल क्लास है और नीचे है डॉग और कैट दोनों क्लास, तो एनिमल क्लास के हिसाब से, मतलब एनिमल क्लास के हिसाब से दोनों चल सकते हैं। तो अब कैट के लिए कोई अलग से चलने का मेथड बनाने का जरूरत नहीं है, और या तो डॉग के लिए, क्योंकि दोनों ही चल सकते हैं, दोनों का ही प्रॉपर्टी एक ही हो रहा है। तो हम लोग उन दोनों को दो बार नहीं लिख के एक ही बार लिख के और उसी क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे कि हाँ ये सेम चीज हम दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ऐसा कोई भी कहीं पे भी कोई भी कोड को हम ये एक से ज्यादा बार नहीं एक से ज्यादा बार लिखने का जरूरत ना रहे। और इससे एक तो कोड कम होगा और बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा सेम कोड को। डायनेमिक डिस्पैच क्या होता है पूजा? सर डायनेमिक डिस्पैच इसके हेल्प से क्या होता है, प्रोग्राम मीन्स
फाइनलाइज रन टाइम में फाइनल करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट के मीन्स ऑब्जेक्ट कौन से मेथड के रेफरेंस में एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ना कि कंपाइल टाइम में। डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि रन टाइम में ही डिसाइड करता है, और इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, क्योंकि रन टाइम में ही फाइनल होता है सब। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है भरत? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग, पूजा ने कहा लेट बाइंडिंग और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ओके, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? सर मेथड ओवरलोडिंग जैसे कि कोई सुपर क्लास में कोई मेथड बनाया गया है, जैसे कि उसमें कोई जैसे कि उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं दिया गया है, तो हम सेम क्लास में जैसे कि टू और डिफरेंट मतलब एक से ज़्यादा मेथड बना सकते हैं, पर उसमें जैसे कि पैरामीटर जैसे कि एक फंक्शन है, तो सेम क्या है, ले लेते कोई वॉइड फंक्शन टाइप, तो उसमें पहले वॉइड फंक्शन नॉर्मल, उसके अंदर कुछ नहीं है। अब सेकेंड वाला है, सेम वॉइड फंक्शन बनेगा, पर उसको और उस ऊपर वाला को अलग करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जैसे कि वॉइड फंक्शन, फिर उसके अंदर इंट है, तो अब कॉल करने के ऊपर डिपेंड करता है यूजर के। जैसे कि अगर हम वॉइड फंक्शन कॉल करें तो सोचिए कि प्रिंट हेलो करेगा, तो प्रिंट हेलो किया, पर अगर वॉइड फंक्शन और उसके अंदर स्ट्रिंग देके हम पैरामीटर पास कर रहे हैं भरत, तो उसमें पास होगा हेलो भरत। तो ऐसे करके हम फंक्शंस को इस सेम नेम का फंक्शंस को अलग अलग बना सकते हैं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देके, मतलब एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं और सब में डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग। यही स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग कहलाती है, क्योंकि इसमें कंपाइल टाइम पे सारा कुछ पता होता है कि इस सिग्नेचर के बेस पे ये चलेगा, ये सिग्नेचर आए तो ये चलेगा। ठीक है, तो इसी को स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। मतलब मेथड ओवरलोडिंग को ही स्टैटिक बाइंडिंग और हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा रहा आपका ये सेशन, थैंक यू।